एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग मित्रों? इस बात की आशा है कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती परीक्षा का फार्म आप लोग डाले होंगे और परीक्षा जैसा कि प्रस्तावित है उसकी तिथि कुछ दिन शेष है। तो मित्रों समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय देगा। इसलिए अच्छे से मेहनत करें। और चैनल की ओर से हम लाए हैं आप लोगों के लिए कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट, इसको हल करें और निश्चित रूप से लाभ उठाएं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 1 है, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? गद्य की कसौटी की यहाँ बात हो रही है मित्रों। तो ऑप्शन ए है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो मित्रों निबंध को गद्य की कसौटी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये हिंदी साहित्य के लेखक हैं और इनका हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वमान्य इतिहास है। तो इन्होंने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसे ललित निबंधकार के रूप में माना जाता है? मित्रों यहाँ ललित निबंधकार की बात हो रही है। तो ललित निबंधकार में हमको ये देखना है कि कौन से ललित निबंधकार ये हैं। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई और ऑप्शन डी निराला। तो मित्रों ललित निबंधकार की बात हो रही है। ललित निबंधकार हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आपके ललित निबंधकार हैं। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? आपको बताना है कि ये काव्य पंक्ति किस कवि की है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है केशवदास, सेकंड ऑप्शन है आपका मतिराम, थर्ड ऑप्शन है नंददास और फोर्थ है घनानंद। तो मित्रों ये तीसरे प्रश्न में जो पंक्ति है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चारों विकल्पों में मित्रों ये घनानंद इसके रचनाकार हैं। घनानंद जी इसके रचनाकार हो जाते हैं यहाँ। ये इस प्रकार आपका फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको जान लेना है कि ये जो घनानंद हैं ये मुग़ल काल के कवि हैं और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि हैं ये, और इन्होंने ये काव्य पंक्ति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह, इनका जो निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का मित्रों निबंध संग्रह है। और इसके अब तक कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं पूछ रहा है। तो ये 1 भाग प्रकाशित हो चुका है या 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो मित्रों एक चीज़ ये जान लेना है कि रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है जिसका नाम चिंतामणि है, और इसके अब तक कुल मिलाकर के मित्रों 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी जान लें कि इसका प्रथम भाग 1939 में आया था। 1939 में इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था और इसका द्वितीय भाग फिर 45 में प्रकाशित हुआ। इसका तृतीय भाग 1983 में प्रकाशित हुआ और चौथा भाग ये प्रकाशित हुआ 2002 में। तो इस प्रकार से आपको जान लेना है कि रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि नाम से है, इसके अभी तक 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5वां, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? जंक्शन कहानी के लेखक आपको बताना है। क्या? जंक्शन कहानी के लेखक आपको बताना है कि इसके लेखक मुक्तिबोध हैं या गे हैं या दूधनाथ सिंह हैं या यशपाल हैं। तो आपको जानना है मित्रों कि 5वें प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा ए मुक्तिबोध। ये जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध हैं और इन्होंने इस कहानी में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में, जो उच्च वर्ग निम्न वर्ग से पूर्ववर्ती
शासन में घृणा करते थे और एक दूसरे को ऊंचा नीचा मानने की जो प्रवृत्ति थी, इसका वर्णन इन्होंने अपने जंक्शन कहानी में किया है और इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। तो इस प्रकार से पांचवें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। मित्रों यहाँ रेडियो नाटक की बात हो रही है। तो सीमा रेखा, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, सी सेठ बांकेलाल और डी युग संधि। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें आपको बताना है कि पहला रेडियो नाटक कौन सा है। तो मित्रों आप जान लें कि पहला रेडियो नाटक जो है वो उसका नाम है राधा कृष्ण। ये पहला रेडियो नाटक है और इसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसके नाम है। इसके लेखक का नाम आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इस प्रकार से इनका नाम है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री का नाटक कौन सा है, तो राधा कृष्ण बता देंगे। और यदि पूछा जाए कि रेडियो नाटक पहला कौन सा है, राधा कृष्ण बता देंगे। या पूछा जाए कि पहला रेडियो नाटक जो है राधा कृष्ण, इसके नाटककार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो आप कह सकते हैं कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। तो रक्षाबंधन एक त्यौहार है, आप जानते हैं, और इस नाम से एक कहानी भी लिखी गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सेकंड है वृंदावन लाल वर्मा, थर्ड विश्वनाथ शर्मा कौशिक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ये रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। प्रश्न को थोड़ा सा दाएं बाएं करके भी पूछा जा सकता है कि रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन हैं या विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। और यदि ऑप्शन में रक्षाबंधन विकल्प में दिया है तो ये सही हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका सही युग्म मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और इसका सही युग्म मिलान करना है कि कौन सा युग्म इसका सही है। तो मित्रों सहचर है समय, सामने दिया है अमृता प्रीतम, क्या ये अमृता प्रीतम की रचना है? कस्तूरी कुंडल बसै ये प्रभा खेतान, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर और घर की बात चतुरसेन शास्त्री। तो मित्रों ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को निशान लगा लीजिए कि इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पेन और कापी लेकर बैठे होंगे और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसका आकलन आपको करना है। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है, आपको सेल्फ इम्प्रूव करना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखना है कि क्या इसमें कौन सा विकल्प युग्म सही है। तो आइए देखते हैं। ये जो पहला है सहचर है समय, ये इसके लेखक हैं मित्रों रामदरस मिश्र और यहाँ दिया है अमृता प्रीतम, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पर मैत्रेयी पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसै कहानी जो है ये या रचना है कस्तूरी कुंडल बसै, तो इसके रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा और यहाँ प्रभा खेतान दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरी रचना जो दी है टुकड़े टुकड़े दास्तान, इसके लेखक हैं अमृतलाल, तो अमृतलाल नागर इसके लेखक हैं, तो ये यहाँ दिया है। और चौथा जो है घर की बात, ये चतुरसेन शास्त्री इसके लेखक हैं, तो इसमें भी दिया है चतुरसेन दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, और इसके लेखक हैं गुरुदत्त, तो गुरुदत्त हैं, चतुरसेन दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें कि निम्नलिखित आत्मकथाएं जो दी हैं, अपनी कथाएं जो दी हैं, इसमें ऑप्शन सी जो है टुकड़े टुकड़े दास्तान और इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर, ये आपका सही ऑप्शन है और बाकी ऑप्शन जो हैं आपके गलत हैं। लेकिन मित्रों आपको सभी ऑप्शन के लेखकों का नाम जानना चाहिए। एक बार पुनः बताए देते हैं। कतई जहर, इस पर स्टार लगा लीजिए मित्रों, कतई जहर क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए तुरंत और इस प्रश्न को आप दोबारा बार बार करके देखिएगा। पहला जो आपका ऑप्शन है तो इसमें सहचर है समय, इसके लेखक है रामदरस मिश्र जी, और दूसरा जो है कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा की रचना है,
और तीसरे टुकड़े टुकड़े दास्तान के लेखक हैं अमृतलाल नागर, और चौथे में घर की बात के लेखक हैं गुरुदत्त। तो आपका 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा और सही ऑप्शन आपका मिला टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका क्या है। मित्रों ये क्वेश्चन ये जान लीजिए कि ये बिल्कुल आपके पेपर में छपेगा, ये बिल्कुल छपेगा, जान लीजिए। कोई भी परीक्षा हो तो अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर आ जाता है, और जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यदि कोई परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी उन बार बार पूछे गए प्रश्नों को नहीं तैयार करेगा तो आखिर फिर क्या करेगा। तो ये कतई जाहिर क्वेश्चन है मित्रों, ये परीक्षा में बिल्कुल छपेगा। ये देखें प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि आवारा मसीहा, प्रश्न कह रहा है आपका आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो मित्रों आवारा मसीहा जो एक रचना है, यह रचना जीवनी है, और इस रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इसके जो है आवारा मसीहा के लेखक हैं। और इस रचना में विष्णु प्रभाकर ने क्या किया है कि शरत चंद्र चटर्जी, इन्हें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, तो इनके जीवन गाथा का वर्णन है, इनकी जीवनी का वर्णन है आवारा मसीहा पुस्तक में। तो ये है, आपको कतई ध्यान रखना है, ये इस पर स्टार रेटिंग कर लीजिए कि ये प्रश्न ऐसा है कि अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है। 2 तरीके से प्रश्न ये आपका पूछा जा सकता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं मित्रों विष्णु शर्मा। फिर दोबारा यही प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि आवारा मसीहा पुस्तक में किस साहित्यकार की जीवनी है। तो मित्रों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी का वर्णन इसमें किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। ये इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 में है जूठन एक पुस्तक का नाम है मित्रों। जूठन किस निबंध की आत्मकथात्मक कृति है। जूठन किस लेखक की, माफ़ कीजिएगा, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है, यानी ये आत्मकथा है और इसका नाम है जूठन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्या वसंतरी या डॉक्टर भगवान दास। तो मित्रों जूठन जो आपकी कृति है, आत्मकथा जो है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ऑप्शन 10वें में ऑप्शन ए सही कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है। मित्रों आनंद कादम्बिनी एक पत्रिका है, बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका है, और इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। यदि पूछा जाए आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन हैं, तो आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और यह पत्रिका मित्रों कहाँ से प्रकाशित हुई थी, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुई थी। तो यदि इसके प्रकाशन का स्थान पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर हमको आपको ढूंढना है, और इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग मित्रों देखना है कि किसके द्वारा किया गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है बलदेव, बी है लल्लूलाल, सी है जॉन गिलक्राइस्ट, और डी है सुनीति कुमार चटर्जी। मित्रों ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है परीक्षाओं के, जैसे कि परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रतिस्पर्धाएँ बढ़ गई हैं तो कुछ कठिन प्रश्न लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, आनंद से पढ़िए। और जब आप जान जाएंगे तो हर चीज़ आसान रहेगी, नहीं जानेंगे तो कठिन रहेगा। कापी पेन के साथ बैठिए, अपना आकलन खुद करते जाइए। और इस प्रश्न को देखना है कि इसमें खड़ी बोली की बात हो रही है, तो खड़ी बोली की रचना मित्रों सबसे पहले चालू किया था, खड़ी बोली में रचना सबसे पहले चालू किया था ये लल्लूलाल जी ने चालू किया था। लेकिन यहाँ मित्रों बात दूसरी है, यहाँ खड़ी बोली का पहला प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो मित्रों खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिस लेखक ने, जिस साहित्यकार ने किया, वो उस लेखक का नाम है, एक तो जॉन गिलक्राइस्ट हैं और दूसरे सदल मिश्र हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के जो है साहित्यकार हैं, भाषा के मुंशी हैं, या
को जो है चालू करने वाले लोग हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज में सदल मिश्र और जॉन गिलक्राइस्ट दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किया। तो ऑप्शन में सदल मिश्र तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना भी की थी, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है। मित्रों इस क्वेश्चन की रेटिंग कर लीजिए, इस पे स्टार लगा लीजिए, डबल तिबल जितना लगा पाइए स्टार इसमें लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में, ये पूछता किस भाषा की ये रचना है। तो मित्रों कवित्त रत्नाकर के लेखक का नाम पहले हम लोग जान लें, तो इसके लेखक का नाम है सेनापति। सेनापति एक लेखक है मित्रों, तो ये आदिकाल के हैं, तो ये कवित्त रत्नाकर के लेखक हैं। लेकिन यहाँ बात दूसरी है, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न में कि कवित्त रत्नाकर किस भाषा में है। तो ब्रज भाषा में, कि अवधी भाषा में, कि खड़ी बोली में, कि राजस्थानी भाषा में। तो मित्रों ये रचना ब्रज भाषा की है कवित्त रत्नाकर, और कवित्त रत्नाकर के लेखक जो हैं सेनापति ये ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। मित्रों रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक हैं और हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित और सर्वमान्य इतिहास है उसके ये लेखक हैं। ये श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं, आलोचक भी रहे हैं। तो 14वां प्रश्न हमारे सामने है और 14वें प्रश्न में हमें ये देखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसको मानते हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी सर्वमान्य रूप से इंदुमती मानी जाती है, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। लेकिन मित्रों अलग अलग विद्वानों ने, जब हम आगे चलेंगे तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रचना को पहली कहानी या पहला निबंध या पहला उपन्यास आदि मानते हैं। विद्वानों में मतैक्य है। जब हम गहराई में जाएंगे तो हमें और भी बातें मिलेंगी, जैसे कहा गया है जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुआ बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहली कहानी मानते हैं ये वही पुस्तक है जो सर्वमान्य पुस्तक है। सभी विद्वानों ने इसको हिंदी की पहली कहानी माना है, लेकिन अपवादवश कुछ विद्वान ऐसे हैं जो दूसरी रचना को प्रथम कहानी मानते हैं। तो 14वें में आप बी ऑप्शन सही कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प दीजिए। मित्रों प्रेमाश्रय, इसमें प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान, गवन, फिर गवन, गोदान, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, फिर प्रेमाश्रय, गवन, कर्मभूमि, गोदान, और इस प्रकार से कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गवन और गोदान। तो मित्रों ये जो आपके सामने रचना दी हुई है ये उपन्यास है और यह रचना है, सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की हैं। हर ऑप्शन में 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो चारों विकल्पों पर आपको विचार करना है और चारों में एक ही बातें हैं लेकिन केवल उनका क्रम आगे पीछे है। तो आप सही कर लीजिए ऑप्शन 15वें में सी कि प्रेमाश्रय और उसके बाद गवन, फिर कर्मभूमि और गोदान। ये जो ऑप्शन सी आपका दिया है ये इसमें सही हो जाएगा। ये निश्चित क्रम है प्रेमचंद के दिए गए चारों उपन्यासों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के समय में होता था, कहाँ से होता था ये पूछ रहा है। तो हम लोग प्रश्न नंबर 16 पर हैं और 16वें में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इलाहाबाद से, ऑप्शन बी वाराणसी से, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ से और ऑप्शन सी पटना से। तो मित्रों दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन जो मालवीय जी के समय में होता था, तो इसके ये आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इसका प्रकाशन होता था मित्रों काला कांकर प्रतापगढ़ से इसका होता था। काला कांकर में आप सुने होंगे एक महाविद्यालय भी है, प्रसिद्ध महाविद्यालय है। तो काला कांकर प्रतापगढ़ में इसका प्रकाशन होता था और दैनिक हिंदुस्तान जो मालवीय जी के संपादकत्व में निकलता था। तो आप लोग ऑप्शन सी सही कर लीजिए और हम लोग बिना विलंब किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 या 17 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है और वह तथ्य कौन सा है। तो मित्रों कर्मवीर एक पत्र है, कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे।
ये हमको गलत तथ्य ढूंढना है और ये बिल्कुल सही तथ्य है। कर्मवीर पत्र के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ने सेकंड है, आजकल हिंदी से दिल्ली से, माफ़ कीजिएगा, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका, आजकल जो है ये दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तो दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका जो आजकल है ये सही है, कर्मवीर वाला भी सही है। तीसरा है, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। तो पहले संपादक मित्रों रघुवीर सहाय नहीं थे, पहले संपादक थे अज्ञेय जी और बाद में संपादक बने रघुवीर सहाय जी। तो ये ऑप्शन गलत है। और चौथा है, पहाल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, 3 सही हैं, 1 गलत है और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें गलत विकल्प आपको छांटना है। तो मित्रों आप देख रहे हैं कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ सी, कि ये जो दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय हैं या थे, ये गलत है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे तो आपको बता देना है कि दिनमान के प्रथम संपादक थे अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, 18 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आइए 18वां प्रश्न देखते हैं कहाँ है। ये आपके सामने 18वां प्रश्न मिल गया। मित्रों देखिए, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का, लोकनायक वही हो सकता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें मित्रों, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। समन्वय करने का अपार धैर्य, ये है मित्रों समन्वय, एक बढ़िया सा शब्द है। भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना। भारतीय साहित्य जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है समन्वय की भावना, ये बात कहा है श्याम सुंदर दास ने। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ दूसरा है, इसको समझना है कि प्रश्न कहता है लोकनायक वही है जो समन्वय करने की अपार क्षमता हो जिसमें, और काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के बारे में ये बात किसने कहा? तो मित्रों तुलसीदास के बारे में यह बात कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप लोग ऑप्शन सी सही कर लीजिए। आइए हम लोग 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये कतई जहर प्रश्न है मित्रों, बहुत इम्पोर्टेंट। इसके आगे रेटिंग कर लीजिए, 3 अक्षर लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। उत्तरायण किसकी रचना है? बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप तो को जीवन पर्यंत इस रचना को नहीं भूलना है। प्रश्न नंबर 19 में उत्तरायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, तीसरा गणपत चंद्र गुप्त और 4th है राम कुमार वर्मा। तो आइए इसमें देखें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 19वें में मित्रों राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है 17, 19, 21 और 23। तो मित्रों हरिऔध जी का जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसमें 17 सर्ग है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यदि आपसे पूछा जाए तो प्रिय प्रवास हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है तो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण। तो राम की शक्ति पूजा जो मित्रों निराला की रचना है, इस पर कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। क्या? कृतिवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है निराला की राम की शक्ति पूजा पर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं। तो मित्रों समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक कौन हैं? क्या डॉक्टर रमेश कुंतक मेघ हैं? क्या डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं? क्या रमेश चंद्र शाह हैं? क्या नंद किशोर आचार्य हैं? तो मित्रों ये जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 22वें का सी सही हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह जो हैं ये समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष जो है इसके लेखक हैं।
अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23वां लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। तो मित्रों हिंदी साहित्य का इतिहास तो लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास आप लोग याद रखें कि इसमें दिया है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया और डॉक्टर सुमन राजे। तो मित्रों हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये लेखिका हैं डॉक्टर सुमन राजे, इनके द्वारा लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसको नहीं भूलना है मित्रों। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखना है डॉक्टर सुमन राजे। और इसी सब के साथ यदि पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो मित्रों लिखना है बच्चन सिंह। प्रश्न के अनुसार विकल्प बी सही हो जाता है। आइए आगे चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? क्या सुंदरदास की है, क्या विद्यापति की है, क्या सूरदास की है, क्या रसखान की है? तो मित्रों माधव हम परिणाम निराशा यह जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति के लेखक हैं विद्यापति। क्या? विद्यापति इसके लेखक हो जाते हैं। माधव हम परिणाम निराशा के रचनाकार हैं विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर हम लोग पहुंच गए हैं मित्रों। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? मित्रों रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है कि ऋतु वर्णन इतना अच्छा किसी श्रृंगारी लेखक ने नहीं किया? तो बिहारी, घनानंद, सेनापति और पद्माकर। तो मित्रों ये जो सेनापति लेखक हैं, सेनापति का भी इन्होंने ऋतु वर्णन इतना अच्छा किया है कि किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो आपका सही हो जाता है इस प्रकार से यहाँ पर कि आप 25वें में ऑप्शन सी सही हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। आइए 26 की ओर चलते हैं। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। इसका मतलब है भूल करके नवरस सभी कवि लोग साहित्य में बताते हैं, लेकिन सभी का मूल यानी मेन क्या है? श्रृंगार का मतलब श्रृंगार रस है। तो मित्रों कुछ लेखक आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने 9 रस माने हैं, कुछ ने 11 रस माने हैं, कुछ ने 8 रस माने हैं। लेकिन यहाँ बात है कि कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, कौन से ऐसे कवि हैं, कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कहा कि ये 9-10 रसों की बात सब भूल करके कवि लोग कहते हैं। मेन तो श्रृंगार रस है और श्रृंगार से ही सभी रसों की उत्पत्ति होती है। मित्रों आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो मित्रों श्रृंगार रस में प्रेम की बात होती है, विरह की बात होती है, वियोग की बात होती है, क्रोध की बात होती है, ईर्ष्या की भी बात होती है। तो लेखक कह रहा है कि जो श्रृंगार रस है इसमें सभी रस समाहित हैं। और ऐसा विचार 4 ऑप्शन दिया है। देव का विचार है कि चिंतामणि का विचार है कि सोमनाथ का है कि कुलपति का है। तो मित्रों 26वें में ये ऑप्शन सही कर लीजिए। देव का विचार है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? मित्रों आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। इसका मतलब कि इस प्रश्न में 3 उपन्यास कमलेश्वर के दिए हुए होंगे और एक कोई दूसरा होगा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है काली आंधी, बी है डाक बंगला, सी है चौखट और डी है कितने पाकिस्तान। तो मित्रों काली आंधी ये कमलेश्वर की रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण रचना, इसको आपको याद रखना है। डाक बंगला कमलेश्वर की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। और मित्रों ये जो चौखट नाम की रचना है ये इनकी नहीं है। क्या? इनकी नहीं है। तो फिर किसकी है? ये द्रोणवीर नाम के लेखक की रचना है। मित्रों ये रचना किसकी है? द्रोणवीर नाम के एक लेखक हैं, इनकी ये रचना है। तो प्रश्न है कि कमलेश्वर की रचना कौन सी नहीं है? तो आप लोग ऑप्शन कौन सा सही कर लीजिए? मित्रों ऑप्शन सी सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। क्या? पुनः ध्यान दें, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है
और नई कहानी जो है ये परंपरा का विस्तार, यानी इसमें नई कविता का तिरस्कार बताया गया है और नई कहानी जो है इसका विस्तार बताया गया है। तो मित्रों ये प्रश्न संख्या 28 आप देख रहे हैं और इसमें ऑप्शन ये है शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या फिर महीप सिंह। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव का कथन है कि नई कहानी परंपरा का तिरस्कार है और नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, तुलसी गंग दोऊ भय, तुलसी गंग दोऊ भय सुकबिन के सरदार, उक्ति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, केशवदास, रहीमदास और कवि गंग। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही होगा और किसने यह बात कही है कि तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार। इसका मतलब ये है कि तुलसी और गंग नाम के दो कवि जो हैं ये सुकवि माने जितने अच्छे अच्छे कवि हैं, जितने अच्छे अच्छे कवि हैं उनके सरदार हैं यानी हेड हैं, यानी ये शीर्ष पर हैं। ऐसी बात किसने कहा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है ये भिखारी दास की रचना है। भिखारी दास ने कहा है कि तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद, धूमिल, शिव मंगल सिंह और केदारनाथ अग्रवाल। तो जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार मित्र हैं केदारनाथ अग्रवाल। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद, किशोरीदास वाजपेयी, पाणिनि और पतंजलि। तो अब इसमें देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। मित्रों एक चीज़ ध्यान रखिए कि हिंदी शब्द सागर और हिंदी शब्दानुशासन दो रचनाएं हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब हिंदी शब्द सागर रहेगा तो ऑप्शन दिया रहेगा श्याम सुंदर दास, लेकिन ये अनुशासन शब्द जब जुड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा पंडित किशोरीदास वाजपेयी। तो इस प्रश्न में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और श्याम सुंदर दास। ये चार ऑप्शन आपके हैं। तो इसमें सही हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 या 33 नंबर का प्रश्न। तो आइए 33वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित उपन्यासों में, निम्नलिखित उपन्यासों में हाँ 33वां इस प्रकार से है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग और सीमाएं टूटती हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? मुंशी दया नारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी देवनारायण और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से ये मुंशी दया नारायण जो हैं ये इन्होंने मुंशी प्रेमचंद का, जिनका नाम धनपत राय था, इनको प्रेमचंद की संज्ञा से विभूषित किया था। तो ऑप्शन ए सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आपका है कि माधवानल काम कंदला काव्य के रचयिता कौन है? माधवानल काम कंदला एक प्रसिद्ध कृति है। क्या ये आलम के रचनाकार हैं? इसके क्या बोधा रचनाकार हैं? क्या इन्होंने ठाकुर ने इसे लिखा है या गंग ने?
तो आइए इस पर विचार करते हैं। प्रश्न संख्या 35 का ए सही हो जाएगा। माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? स्वयंभू की कृति का नाम क्या पद्म पुराण है, महापुराण है, पाहुड़ दोहा है और पौम चर्यु है। तो स्वयंभू की जो रचना है पौम चर्यु, जिसे पद्मचरित भी कहते हैं, पौम चर्यु ये स्वयंभू की कृति है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 37, सिद्ध साहित्य किसकी कृति है? सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन की, धर्मवीर भारती की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की और डॉक्टर नगेंद्र उपाध्याय की। तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती की रचना है सिद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, देसिल बैना सब्जन मिठा ते तैसन जप ओ अवहट्टा। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। ये आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है और ये एक लाइन दी है। और क्या इसकी लाइन के लेखक कबीरदास हैं, क्या विद्यापति हैं, क्या अमीर खुसरो हैं और क्या इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो मित्रों ये जो 38 नंबर का क्वेश्चन है, देसिल जैना सब जन मिठा, इसका मतलब कि जो अपने देश की भाषा है, अपने देश की वाणी जो है वो सभी लोगों को मिठा माने अच्छी लगती है। अपने देश की जो भाषा है, जो वाणी है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, कोई भी चीज़ें जो हमारे देश में प्रचलित हैं वो हर व्यक्ति को अच्छी लगती हैं। तो ये बात कहा है विद्यापति ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38, देसिल जैना सब जन मिठा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में है मित्रों। तो ये विद्यापति की रचना है। प्रश्न संख्या 39 है। हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? मित्रों सर्वमान्य तथ्य के अनुसार हिंदी भाषा के प्रथम कवि हैं सरापाद, जिनको सरापा कहते हैं। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने शालिभद्र सूर्य को, कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को, कुछ विद्वानों ने स्वयंभू को पहला कवि स्वीकार किया है। तो प्रश्न है आपका, हिंदी के किस साहित्यकार ने शालिभद्र सूर्य को पहला कवि स्वीकार किया है? प्रश्न संख्या 39 आप पढ़ रहे हैं। गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो गणपति चंद्र गुप्त जो हैं, इन्होंने शालिभद्र सूर्य को हिंदी साहित्य का या हिंदी इतिहास का पहला कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से? और प्रश्न है मित्रों कि सिद्ध साहित्य से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। यदि किसी प्रश्न में नहीं आ जाए तो इसको पुनः बड़े ध्यान से करिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो प्रश्न संख्या 40 में ए ऑप्शन है सरापा, ए ऑप्शन है सरापा, बी कुक्कुरिपा, सी शबरपा और डी गोपीचंद। तो मित्रों जाने रहिए कि जो सरापा हैं ये सिद्ध साहित्य के हैं। सरापा जो हैं ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं या सिद्ध साहित्य के लेखक हैं। तो आप जाने रहिए कि सिद्ध साहित्य का जो नहीं रहता है, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि उसके नाम में पा नहीं लगा रहेगा। तो यहाँ पा लगा है, सरापा में पा लगा है और ये कुक्कुरिपा इसमें भी पा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि सिद्ध साहित्य से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन गोपीचंद। इस प्रकार से 40वें का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी सामी हामी परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है, काकेशी परिवार की भाषा है या पापुई परिवार की भाषा है। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। पुनः सुन लीजिए, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। प्रश्न संख्या 42 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 42, प्रश्न संख्या 42 की ओर चल रहे हैं और इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 42 आपके सामने है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किसने माना है? पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना गया है?
तो ऑप्शन ए है सौरसेनी, बी मागधी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी और डी है नागर अपभ्रंश। तो इस प्रकार से 42 का सही हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है मित्रों, अर्धमागधी अपभ्रंश से। और इसी के साथ जान लीजिए मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। और पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और सभी हिंदी का विकास हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 42 में ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो मित्रों प्रश्न संख्या 43 आप पढ़ रहे हैं। बुंदेली और कन्नौजी और ब्रजभाषा और मालवी। तो मित्रों इसमें झांसी जो है ये झांसी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी का नाम आप सुने हैं और झांसी की वीरांगना का नाम सुने हैं महारानी लक्ष्मीबाई का। और उसमें खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी में आप सुने हैं बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी आ जाए तो वहाँ की बोली बुंदेली हो जाएगी। कविता में एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको नहीं भूलना है। झांसी, झांसी यानी रानी लक्ष्मीबाई और रानी लक्ष्मीबाई बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो आपको बुंदेली नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 ये आपका है विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित बोली है। विभाषा एक प्रांत या में प्रचलित बोली है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन मित्रों ये महाप्रांत, लघु प्रांत, उप प्रांत और विशाल प्रांत। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 44वें में बी उप प्रांत सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 45 है कार्यालयी हिंदी की भाषा कौन सी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा कौन सी भाषा होनी चाहिए? कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा। तो क्या कार्यालय में प्रयोग होने वाली भाषा अभिधा होना चाहिए, लक्षणा या विधा लक्षणा मिश्रित या व्यंग्यार्थ? तो अभिधा जो है ये सरल और आसानी से समझ में आ जाने वाली भाषा होती है। तो कार्यालय की जो भाषा होनी चाहिए वो लाक्षणिकता लिए हुए, व्यंजना लिए हुए या गूढ़ अर्थ की भाषा मित्रों नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। और अस्पष्ट जो भाषा है उसी भाषा को कहते हैं अविधात्मक भाषा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 ये इस प्रकार से ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 46 बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है? तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा सा विकसित हो जाता है तो उसमें साहित्यिक जब कोई रचना होती है तो मित्रों ब्रजभाषा लिपि क्षेत्रीय रूप और उपभाषा में वो उपभाषा बन जाती है। भाषा और बोली आपने पढ़ा है। तो जब कोई बोली में रचना होने लगती है, जैसे एक बोली है अवधी भाषा, तो उसमें रामचरितमानस की रचना हुई और अन्य ग्रंथों की रचना हुई, तो वो उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो मित्रों गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली और बघेली में हमको बताना है कि कौन सी है। तो गाजीपुर में मित्रों भोजपुरी बोली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 टकसाली भाषा किसे कहते हैं? मित्रों टकसाली भाषा जो शुद्ध भाषा है, परिनिष्ठित भाषा है और मानक भाषा है। तो जो मानक भाषा है उसी को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, उसी को टकसाली भाषा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम आज के प्रश्नों की श्रृंखला में 2 कदम केवल दूर है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो मित्रों ध्रुपद गायन का जो संबंध है क्या ब्रजभाषा से है, क्या अवधी से है, राजस्थानी से है और खड़ी बोली से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध है अपने ब्रजभाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? तो मित्रों बिहारी हिंदी की बोली क्या मगही है, क्या इसकी बोली बघेली है, क्या छत्तीसगढ़ी है, क्या बुंदेली है? तो बिहारी हिंदी में मित्रों मैथिली आता है और ये मगही जो है ये विकल्प के अनुसार बिहारी हिंदी की बोली है। तो मगध या आसपास के क्षेत्रों में, मगध बिहार क्षेत्र ही है, तो मगध के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ये है। इस प्रकार से मित्रों आपने 50 प्रश्नों की श्रृंखला की है। आपके परीक्षा में 100 प्रश्नों की श्रृंखला आती है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए आज हमने 50 प्रश्न आपको कराया है। मित्रों एक आपसे अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है, तो आपसे बस केवल इतना हम कहते हैं कि आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा। और मित्रों एक काम और करना है कि अगले वीडियो का इंतज़ार आपको ज़्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा, शीघ्र ही आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।